Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the Doppler's effect. Let's start. हम स्टार्ट करेंगे कि हमने किस तरह से स्टेशनरी वेव्स को एक ऐसे ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस करवाना है जिसका एक एंड क्लोज्ड और एक एंड ओपन होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि स्टेशनरी वेव्स अगर स्ट्रेस स्ट्रिंग में पैदा करते हैं तो दोनों एंड्स क्लोज्ड होते हैं, और जब हम स्टेशनरी वेव्स को ओपन एट बोथ एंड्स ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों एंड्स ओपन होते हैं। और हमने इस वजह से नोट किया कि उन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास फार्मूलाज सेम पैटर्न के थे, लेकिन आज हमने एक ऐसा केस डिस्कस करना है जिसमें एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज्ड होता है। इसीलिए हम इसको ओपन एट वन एंड भी कह सकते हैं और साथ साथ हम इसे क्लोज्ड एट वन एंड भी कह सकते हैं। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है। अगर तो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट हार्मोनिक की, तो ज़रा नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट ऑर्गन पाइप मौजूद होगा। दिस इज़ ऑर्गन पाइप। ये जो इसका एंड है, दिस एंड इज़ सील्ड ऑफ। ये हमारे पास क्लोज्ड एंड है, जबकि जो इसका ये वाला एंड है, दिस इज़ ओपन। इसे हमने ओपन रखा है। तो जैसे ही इसमें से वेव्स मूव करेंगी और जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी साउंड की, हमने ये बात लास्ट टाइम भी की थी स्टूडेंट्स, अगर एयर कॉलम है ना तो एयर कॉलम में जो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं वो साउंड की वजह से पैदा होती हैं, तो इसीलिए हम उनको लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स कैसे देते हैं। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर साउंड ट्रैवल करे तो साउंड के ट्रैवल करने पर केस कुछ ऐसा बन जाता है कि जहाँ पर एंड था ओपन तो वहाँ पर तो आ जाएगा एंटी नोड, और जहाँ पर एंड क्लोज्ड वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नोड। अब नोट कीजिएगा कि ये आ गया एंटी नोड, जबकि इस केस में हमारे पास ये आ गया नोड। तो इस तरह से वेव फॉर्मेट होगी। हमने पढ़ा था कि अगर तो डिस्टेंस नोड से नोड देखा जाता तो लैम्डा बाय 2 बनता, एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 2 बनता, लेकिन नोड से एंटी नोड ये लैम्डा बाय 4 बनता है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये लेंथ जो ऑर्गन पाइप की है असल में लैम्डा बाय 4 जनरेट कर रही है, और इसके बाद यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा फर्स्ट केस में, दिस इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ आ गई है। अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती तो जैसा कि हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो वहीं से f1 इज़ इक्वल टू v बाय लैम्डा 1 भी आ सकता है। तो v तो ऐसे ही रहेगा, अलबत्ता लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 4l। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको हम सेम अंदाज में बिल्कुल सेम पैटर्न में या तो टोन कह सकते हैं या हम इसको बिल्कुल सेम पैटर्न में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा था पहले भी कि फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के ऊपर तमाम फर्दर फ्रीक्वेंसीज डिपेंड करती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट इस केस में भी ना वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ टेंशन नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, साउंड मूव कर रही है ना, तो टेंशन साउंड में तो नहीं होती, तो इसीलिए फिर इसका फार्मूला v बाय 4l ही रहता है।
अगर मैं यहाँ से फर्दर एक नेक्स्ट हार्मोनिक की तरफ जाना चाहूँ तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमने हार्मोनिक ऐड करना होता है ना, तो हम एक लूप को ऐड कर देते हैं। पहले मैं सारा सॉल्व करूँगा, देन हम बात करेंगे कि ये हार्मोनिक कौन सा है। तो ज़रा नोट कीजिएगा, अगर यहीं पर इसी तरह से हम एक ऑर्गन पाइप ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट, और ये इसका एंड आ गया, दिस इज़ एंड ऑफ दिस ऑर्गन पाइप, और ये इसका एंड क्लोज कर दिया गया। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका एंड था ओपन। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हार्मोनिक की, तो यहाँ से ये एंटी नोड इधर ऐसे, यहाँ से नोड आ गया, ये क्लोज्ड एंड पे फिर नोड, और देन ये। अब नोट कीजिएगा, इसी लेंथ में क्या बना, हमारे पास ये आ गया इन द सेम सेंस एंटी नोड, और ये भी एंटी नोड। जबकि हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ गया नोड, एंड दिस इज़ आल्सो नोड। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि इस लेंथ के अंदर एक लैम्डा बाय 4 है, जबकि एक लैम्डा बाय 2 है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 3 लैम्डा बाय 4। हमारा मकसद लैम्डा निकालना था। जब हम यहाँ से लैम्डा की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, सो लैम्डा आ जाता है 4l बाय 3, और जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा, सो v बाय 4l बाय 3 स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 3v बाय 4l। अभी मैं फर्दर बात इस पर करना नहीं चाहता हूँ कि पहले हम मुकम्मल ऑब्जर्व करें और फिर रिजल्ट खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अगर मैं इससे भी नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करूँ, तो इससे भी नेक्स्ट हार्मोनिक में ये आ गया हमारे पास एक अदद ऑर्गन पाइप। ये हमारा ऑर्गन पाइप है, ये इसका वो एंड है जिसे हमने क्लोज कर दिया, जो क्लोज्ड एट वन एंड था, और ये वो वाला एंड है जो ओपन होगा। नेक्स्ट हार्मोनिक में दोबारा हमें एक लूप का इजाफा करना होगा स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से ये और फिर ये और देन ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमने एक की बजाय 2 लूप्स इंसर्ट कर दी। बिल्कुल सेम मैनर में अगर देखें तो एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये नोड है, ये नोड है, और एक ये नोड है। ज़रा नोट कीजिएगा, इस लेंथ में हमारे पास एक बना लैम्डा बाय 4, एक लूप लैम्डा बाय 2, और एक लूप ये लैम्डा बाय 2। जब सबको हम ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 5 लैम्डा बाय 4। अगर लैम्डा यहाँ से फॉर्मेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगा 4l बाय 5। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो f तो होता है v बाय लैम्डा, ये आ जाएगा v बाय 4l बाय 5। 5 आ गया ऊपर, सो इट बिकम्स 5v बाय 4l। आपने एक चीज़ नोट की, फर्स्ट वेवलेंथ वाज 4l, जिसको मैं 4l बाय 1 भी कह सकता हूँ। फिर उसके बाद 4l बाय 2 नहीं आया, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन एट बोथ एंड्स में आया था। वहाँ पे 2l बाय 1 था, उसके बाद 2l बाय 2 था, उसके बाद 2l बाय 3 होगा, उसके बाद 2l बाय 4 होगा। स्टूडेंट्स अभी हमने एक बात नोट की कि स्ट्रेच स्ट्रिंग और अगर ओपन एट बोथ एंड्स की बात की जाती ना, तो उसमें ऑड हार्मोनिक्स भी थे और इवन हार्मोनिक्स भी थे। तो ये रीज़न है कि हमें ये बात कही जा सकती है, और हम ये बात जानते हैं
कि स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन एट बोथ एंड्स में ऑड प्लस इवन बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, जिन्हें हम कहते हैं रिच हार्मोनिक्स, RICH, रिच के दोनों हार्मोनिक्स मौजूद हैं। पर अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा ना, सो 4l/1 के बाद 4l/2 नहीं है, 4l/3 है। इसके बाद 4l/4 नहीं है, इसके बाद 4l/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी क्लोज्ड एट वन एंड की बात की जाएगी तो फर्स्ट के बाद सेकंड इवन हार्मोनिक नहीं हो सकता, हमेशा ऑड हार्मोनिक्स होंगे। सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक, और फिर फोर्थ नहीं हो सकता, ऑड हार्मोनिक्स होंगे, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, फिर सिक्स्थ पॉसिबल नहीं है, फिर सेवंथ होगा। ये बात ऐसे भी तो कंफर्म की जा सकती है कि V/4L के बाद 2V/4L नहीं आया, बल्कि 3V/4L आया। उसके बाद 4V/4L नहीं आया, बल्कि 5V/4L आया। आपने एक चीज़ नोट की कि हमने यहाँ पर भी सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स को देखा है। तो अगर तो मैं इस केस को यूँ लिखूँ कि λ3, क्योंकि ये 3 बन गया ना, λ3 इज आल्सो इक्वल्स टू λ1/3, तो ये बात तो ठीक है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि V/4L तो F1 था, सो F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टूडेंट्स, तो 4L λ1 था, λ5 इज इक्वल टू λ1/5, जबकि यहाँ पे F5 क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक था बिकम्स 5F1। तो आपने देखा कि हमने सब कुछ फर्स्ट की फॉर्म में कर लिया। और अगर मैं यहीं से बहुत इजीली मैनिपुलेट करना चाहूँ इस सारे कुछ को जनरल nth केस में, तो कितना आसान नहीं हो जाएगा। अगर तो मैं हार्मोनिक की टर्म्स में बताना चाहूँ, अगर हम बात करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स, तो इवन हार्मोनिक्स नहीं होते, हार्मोनिक्स सिर्फ और सिर्फ होते हैं ऑड। n या तो 1 है, या 3 है, या 5 है, या 7 है, सो ऑन, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स। तो फिर हम कह सकते हैं कि λn इज इक्वल टू 4L/n और Fn इज इक्वल टू NV/4L, क्योंकि ये n तो सिर्फ ऑड नंबर्स थे। लेकिन कई बार ना स्टूडेंट्स हार्मोनिक्स की बजाय हमें एक और टर्म नहीं बताया जाता है, एंड दैट इज मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर तो मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेगा ना, तो फिर हम इन फॉर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि किस पैटर्न के साथ वेव्स ऑसिलेट कर रही हैं। ये हमारी पहली हार्मोनिक है, उसी के साथ साथ पहली मोड ऑफ वाइब्रेशन भी है। इसके बाद वाइब्रेशन कैसी हो गई थी, इस तरह से, तो ये हमारी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेट होने का सेकंड तरीका है, लेकिन ये हार्मोनिक सेकंड नहीं है, ये हार्मोनिक थर्ड था। इसके बाद वाइब्रेशन कैसे पॉसिबल थी, इस तरह। तो ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, लेकिन हार्मोनिक ये फिफ्थ है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और जो तीसरा ऑड होता है वो 5 होता है। तो हमने देखा कि मोड और वाइब्रेशन का हार्मोनिक नंबर से लिंक नहीं होता। इसे हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा था
क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग में और ओपन एट बोथ एंड्स के अंदर जोन सा हार्मोनिक वही मोड ऑफ वाइब्रेशन भी था, तो वो एन दोनों को ही शो कर रहा था, क्योंकि वहां पर 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, सारे थे। यहां पर हमारे पास नंबर स्किप हुए, तो हमने कहा कि अगर तो मोड ऑफ ऑसिलेशन की बात की जाएगी ना, तो वो ऑड नहीं होती, वो तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि वो तो ये बता रहा है कि मूव करने का पैटर्न किस किस तरह से है। तो फिर हम अगर तो क्वेश्चन में मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की जाए, फिर हम इन फॉर्म्स को नहीं लगा सकते, फिर फार्मूला बदल जाता है। फिर लैम्डा n इक्वल आ जाता है 4l बाय 2n माइनस 1। ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ 1 पुट करें तो 4l बाय 1 बना, यहाँ पर 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2 1 बनता है, वो सेम बना। ये था थर्ड हार्मोनिक, 3 पुट करना पड़ेगा 4l बाय 3, लेकिन ये था सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 2 पुट करें 2 2 4 माइनस 1 3 4l। देखा आंसर सेम आया है, लेकिन सेम आंसर लाने के लिए हमें यह बात फोकस करनी पड़ी क्वेश्चन में किस चीज़ को नॉमिनेट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में हार्मोनिक की बात की जाएगी तो हम डायरेक्ट ऑड नंबर्स यूज़ करेंगे, इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि wave is produced in an organ pipe which is closed at one end and its mode of vibration is third, तो फिर हम 3 यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम इस फार्मूला में 3 यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, जो कि ये वाला केस है। तो फिर अगर 3 पुट करें सो 2 3 बिकम 6 माइनस 1 5, और आंसर क्या आ गया 4l बाय 5। तो आपने देखा कि जज करना बहुत ज़रूरी है इस केस में कि हमने किस फार्मूला को यूज़ करना है, और हमें ये बात कन्फर्म होती है क्वेश्चन में लिखी गई वर्डिंग की मदद से। अब लैम्डा तो निकाल लिया, अगर f की बात की जाती तो यहाँ पे f आ जाता fn 2n माइनस 1 v बाय 4l। मैंने सिर्फ और सिर्फ n की जगह पर पुट कर दिया 2n माइनस 1 फैक्टर, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन को चेंज कर देता है किस में, अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में जो हमें चाहिए। तो देखें हमने यहाँ पे देखा कि ओपन एट वन एंड में या क्लोज्ड एट वन एंड में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। ऐसे हम इनको लेके चलेंगे फर्दर। अब इससे आगे अगर बात की जाए, अगर बेसिक क्वेश्चंस की हम बात कर लें कि यहाँ पर अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए एट विच हार्मोनिक, किस हार्मोनिक पे लेंथ इक्वल टू वेवलेंथ आ जाती है, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन इज फर्स्ट हार्मोनिक, बीटा ऑप्शन इज सेकंड हार्मोनिक, चार्ली ऑप्शन इज थर्ड हार्मोनिक, एंड डेल्टा ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। अगर तो हम बात कर रहे हैं ओपन एट वन एंड की, तो फार्मूला फिर आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 4l बाय n, और अगर तो लैम्डा इज इक्वल टू l उसने कह दिया है तो ये कट गया, और फिर आंसर क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया n इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट ज़रा मुझे आप बताइएगा, क्या ओपन एट वन एंड में इवन हार्मोनिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज वाई लेंथ कभी भी लैम्डा के बराबर भी नहीं हो सकती। सो ओवर करेक्ट आंसर इज कि ओपन एट वन एंड में दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर वेवलेंथ टू बिकम इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप, क्योंकि इसके लिए हार्मोनिक को इवन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है।
अगर हमें यहीं पर क्वेश्चन इस अंदाज में पूछा जाए कि इफ लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड इज 7.5 meter, then what will be maximum wavelength? मैक्सिमम लैम्डा क्या होगा? हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दी जाती है 20 मीटर, बीटा इज 25 मीटर, चार्ली इज 15 meters एंड डेल्टा इज 30 मीटर्स। जरा नोट कीजिएगा हमारा रिलेशन क्या बनता है यहाँ पे। लैम्डा इज इक्वल टू 4L/N होता है। लैम्डा मैक्सिमम तब होगा, लैम्डा विल बी मैक्सिमम जब n कम से कम होगा, और n कम से कम वाला क्या हो सकता है 1। अगर n को 1 पुट कर दें तो बाकी फिर क्या रह गया 4L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ 4L। ये फार्मूला है मैक्सिमम का ओपन एट वन एंड में। अब ज़रा यहाँ वैल्यू पुट करें 4 × 7.5 तो विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया इस केस का। तो ज़रा नोट कीजिएगा कि आपने देखा कि यहाँ पर फार्मूलाज तो चेंज हैं ही ओपन एट बोथ एंड से और स्ट्रेच स्ट्रिंग से, हमारे पास बाकी फीचर्स भी चेंज आ रहे हैं। अगर इसी के साथ हम देखें तो नोट करते हैं कि हमारा क्या आंसर या फिर क्या केस बन सकता है नोड्स और एंटी नोड्स वाले केस में। तो चलिए नोट करते हैं। अगर तो बात की जाती नोड्स और एंटी नोड्स की तो ज़रा चेक कीजिएगा कि अगर तो हम सारे हार्मोनिक्स को देख लेना तो एक एंटी नोड और एक नोड, थर्ड में 2 एंटी नोड्स और 2 नोड्स, फिफ्थ में 3 एंटी नोड्स और 3 ही नोड्स। हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर तो ओपन एट वन एंड की बात है तो एंटी नोड्स और नोड्स तो आपस में बराबर होते हैं। हमने अब ये बात देखनी है कि हार्मोनिक नंबर इनमें से कैसे निकाला जाए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ओपन एट वन एंड या क्लोज्ड एट वन एंड में जो हार्मोनिक नंबर होता है वो डबल ऑफ एंटी नोड -1 होता है या डबल ऑफ नोड -1 होता है, क्योंकि दोनों तो सेम ही थे ना। जैसे कि हमें ये बता दिया गया कि एक नोड है, हार्मोनिक कौन सा होगा। हमने कहा अगर एक नोड होता तो यहाँ पुट किया 2 × 1 2 -1 1 फर्स्ट हार्मोनिक। अगर हमें ये क्वेश्चन यूं पूछा जाए, ज़रा नोट कीजिएगा, हमें कहा जाता है कि अ स्टेशनरी वेव इज सेटअप, हमने पैदा किया है स्टेशनरी वेव को इन एन ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, जो कि एक एंड से बंद है, एंड 3 नोड्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट, और अंदर 3 नोड्स को पैदा किया गया है। देन विच हार्मोनिक इज दिस, तो बताया जाए कि ये हार्मोनिक कौन सा है। हमने कहा देख लेते हैं, ऑड होते हैं या तो 1 होगा या थर्ड, फिफ्थ या 7th। अब इनमें से कोई एक आंसर है। हमने हार्मोनिक नंबर कैलकुलेट करना है जबकि हमें नोड 3 गिवन है। हमें इस बात का पता है कि हार्मोनिक नंबर इज 2n - 1, 2 × 3 -1, 6 - 1 इज इक्वल टू, ये फिफ्थ हार्मोनिक होना चाहिए था। मैं कैसे मान लूँ ऐसे, क्या हम इसको देखेंगे नहीं? तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा 3 नोड्स 1 2 3 और हार्मोनिक कौन सा है फिफ्थ। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट है और फिफ्थ हार्मोनिक है। तो हमें क्वेश्चन इस तर्ज में भी पूछा जा सकता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लोज्ड एट वन एंड में बहुत ट्रिकी है, ज़रा नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि इफ an organ pipe which is open at both ends, an organ pipe which is open at both ends is immersed in a jar of water, जिसे हमने एक ऐसे जार में डुबो दिया है जिसमें वाटर है, which is immersed in a jar of water in such a way that its half length is in water. हमने इसको इस तरह से पानी में इमर्स कर दिया कि जो इसकी हाफ लेंथ है वो पानी में चली गई है, इस तरह से कुछ। और कहता है कि बताएं कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी नाउ। हमें यहाँ पे ऑप्शन दी जाती है एफ बीटा इज 2f, मतलब कि डबल्ड, चार्ली इज f/2 यानी कि हाफ्ड, एंड डेल्टा इज 4f यानी कि क्वाड्रपल्ड। बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि देखें जब वो ओपन एट बोथ एंड था ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी v/2l। जब वो यहाँ पर चला गया तो यहाँ पे जिधर पानी है लाजमी सी बात है यहाँ से एंड हो गया है क्लोज्ड। अब दिस ऑर्गन पाइप विल बिहेव एज एन ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या हो जाएगी v/4l। पर हम ये बात कैसे बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो है लेकिन इसकी लेंथ इसके मुकाबले में हाफ है। ये देखना कंप्लीट लेंथ वाज l, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो हमने तो आधा पानी में कर दिया ना, तो इट्स लेंथ इज l/2। ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के तौर पे एक्ट कर रहा है जिसकी लेंथ हाफ्ड हो चुकी है। अब अगर तो ये 2 इससे काट दिया जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा बाकी v/2l। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या देखा कि तो बिल्कुल सेम इतना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी अगर मैं उसको आधा इमर्स करता। हाँ, अगर मैं इमर्स करने की रेशो चेंज कर दूं लेंथ की फिर आंसर सेम नहीं आएगा। बट इफ इट इज इमर्स्ड हाफ इन द वाटर तो फिर जहां तक वाटर है वहां तक ऑर्गन पाइप होगा, इट विल बिहेव एज क्लोज्ड एट वन एंड, और लेंथ क्योंकि हाफ हो गई है तो कट का पता लगा कि फ्रीक्वेंसी तो अब भी सेम रहेगी। और एक हम लास्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे क्लोज्ड एट वन एंड का, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डॉपलर्स इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर तो हमें सिंपल ये बात बता दी जाए, इफ देयर इज अ सिंपल थिंग के फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड, मैंने FC से शो किया है, क्लोज्ड एट वन एंड इज 50 हर्ट्ज, then what will be frequency if it is opened at both ends। हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जो क्लोज्ड एट वन एंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर मैं इसका ये वाला एंड भी ओपन कर दूं और ये ओपन एट बोथ एंड्स हो जाए, देखिए लेंथ तो सेम रही ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो आपने यहाँ पे ऑप्शंस देखी
ऑप्शंस आर 50 हर्ट्स, बीटा 100 हर्ट्स। हम बाकी दो नीचे लिख रहे हैं 150 हर्ट्स जबकि डेल्टा इज 200 हर्ट्स। तो ज़रा एक सिंपल सी चीज़ तो नोट कीजिएगा, मेरे पास जो जनरल लिंक बनता है वो कुछ ऐसा नहीं आ जाता। ज़रा देखिएगा कि F क्लोज्ड इज इक्वल टू V बाय 4L। इसे मैं लिख रहा हूँ V बाय 2 इंटू 2L। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। V बाय 2L इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन, तो ये आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन बाय 2। तो अगर मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा रिलेशन आ गया है दोनों की फ्रीक्वेंसीज का, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड इज इक्वल टू डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड एंड। स्टूडेंट्स, इस लेसन ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मैं एक ऑर्गन पाइप जिसकी एक एंड ओपन है और एक क्लोज्ड है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं सेकेंड साइड से भी तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अगर क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ओपन करने पर आंसर विल बी 100 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टेशनरी वेव एक ऐसे ऑर्गन पाइप में जिसको एक एंड से क्लोज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है और इससे क्वेश्चंस किस किस तरह से आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर तो डॉपलर्स इफेक्ट की बात की जाती है तो सबसे पहली बात तो ये कि इस पर काम किया किसने। एक साइंटिस्ट था जोहान डॉपलर, उन्होंने काम किया इस डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर और इन्हीं के नाम पे ये इफेक्ट है। तो बेसिकली इफेक्ट है क्या। जोहान डॉपलर ने ये बात बताई कि एक दिन जब ऑब्जर्व किया जा रहा था लाइट वेव्स को, स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, जब ऑब्जर्व किया गया लाइट वेव तब पता लगा कि स्टार्स की मोशन की वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। उस ऑब्जर्वेशन को एक इफ़ेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रूफ चाहिए था। फिर हमने इस इफ़ेक्ट को एक्सपेरिमेंट किया किस पर, साउंड वेव्स के ऊपर। और जब हमने ये सारा केस एक्सपेरिमेंट कर लिया साउंड पे तो फिर हमें कंफर्म हो गया कि व्हाट इज़ बेसिकली डॉपलर्स इफ़ेक्ट। तो ये इफ़ेक्ट ये कहता है कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये नाम हम कैसे दे सकते हैं, याद रखिएगा कि वो बॉडी जो साउंड को एमिट करती है वो सोर्स है एंड द वन विच इज लिसनिंग साउंड इज बेसिकली ऑब्जर्वर। सो ड्यू टू रिलेटिव मोशन और किन के दरमियान में, बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, अगर इनके दरमियान में रिलेटिव मोशन पाई जाए तो इसकी वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड, जिसकी वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है। दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। लेकिन वो एक सेपरेट केस है जो हम वेवलेंथ की टर्म्स में लेते हैं। इस पूरे चेंज इन फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को, फिनोमेना को हम डॉपलर्स इफेक्ट कह देते हैं। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर डिपेंडेंस इसकी नहीं है। तो याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये डिपेंड करता ही नहीं है किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा डिस्टेंस, विच इज प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ एक फार्मूला डिस्कस करेंगे और उस एक की फॉर्म में
हम सारे इसके केसेस को प्रॉपर स्टडी कर लेंगे। दैट वन फार्मूला इज एफ डैश विच इज बेसिकली apparent frequency, v which is speed of sound, plus minus uo which is speed of observer, v speed of sound, plus minus us which is speed of source, और इसी के साथ यहाँ पर आ जाएगा f which is the real frequency जो भी सोर्स एमिट कर रहा होगा। अब हम इस एक की फॉर्म में देखिएगा कैसे केसेस को सेटअप करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे केसेस की कि हाउ कैन केसेस बी फॉर्म्ड, केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। उन केसेस के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ देयर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। देन हम बात करेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू रियल फ्रीक्वेंसी की रेशो की। उसके बाद हम बात करेंगे अपेरेंट वेवलेंथ टू रियल वेवलेंथ की रेशो की। स्टूडेंट्स फिर हम बात करेंगे कि डॉपलर शिफ्ट क्या होता है और ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे डॉपलर इफेक्ट शो नहीं हो सकता, जहां पे इसकी एक्सेप्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने केसेस से कि हमारे केसेस कौन से होंगे। हम इस सारे केसेस को दो तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा सिनेरियो, हम उसको ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। हमने 8 केसेस को डिस्कस करना है, सो वी विल क्रिएट अल्टीमेटली 8 सिनेरियोज हेयर। हमारे पास इन सिनेरियोज में आप नोट कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली हैं तो फिर इसी लिहाज से मैं इनको एक्सिस के नाम भी और उनके साइंस भी असाइन करूंगा। जैसे दिस साइड इज बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द अदर साइड इज टेकन एज नेगेटिव एक्स एक्सिस, जैसे आम तौर पर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक ऑब्जर्वर की, जो हमेशा अगर आपने इस केस को फॉलो करना है तो इसी तरफ ड्रॉ करना होगा। ऑब्जर्वर विल ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड। हम ऐसे हमेशा ऑब्जर्वर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वर आ गया जिसने बेसिकली साउंड को या फिर उस वेव को सुनना है, क्योंकि हम साउंड के लिहाज से बात करें। अब फर्दर हमारे पास यहाँ पर आ गया स्टूडेंट ये सोर्स विच इज़ एमिटिंग वेव्स, जो कि वेव्स को एमिट कर रहा है। ये हमारे पास सोर्स आ गया, सोर्स ऑफ साउंड वेव्स, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट साउंड पे कर रहे हैं। अब हमारा पहला केस ये है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। सेकेंड केस इज इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। थर्ड केस इज source is moving towards stationary observer. Fourth case is source is moving away from stationary observer. Fifth case is कि source is moving away as well as observer is moving towards source. Sixth case ये है कि अब की बार ऑब्जर्वर भी अवे जा रहा है एंड सोर्स भी अवे जा रहा है। सेवंथ केस ये है कि ऑब्जर्वर तो अवे जा रहा था लेकिन अब सोर्स भी उसके पीछे आना शुरू हो गया। और एट्थ केस ये है जहाँ पे ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। पहले ऑब्जर्वर जा रहा था, फिर वो दूर जा रहा है, फिर सोर्स पास जा रहा है, फिर वो दूर जा रहा है,
फिर ऑब्जर्वर सोर्स के पीछे जा रहा है, फिर जब बात नहीं बनी तो दोनों अलग अलग जाना शुरू हो गए, फिर सोर्स ऑब्जर्वर के पीछे जा रहा है और सुलह सफाई के बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू कर चुके हैं। याद रखिएगा, मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कि जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की स्पीड्स आर ऑलवेज UO, O मीन्स ऑब्जर्वर, एंड जो सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स की स्पीड्स आर ऑलवेज आर US। और देखें, सोर्स साउंड हर तरफ एमिट करता है ना, लेकिन हमें उन साउंड से कंसर्न है विच आर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्योंकि देखिए हमारी तो साउंड ऑब्जर्वर सुन रहा है ना, हमारा कंसर्न हमेशा उस साउंड से है जो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही हैं। देखिए मैंने तभी सारी साउंड्स ऑब्जर्वर की तरफ को ड्रॉ की हैं। हमने अब कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। नोट कीजिएगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा, और सोर्स मूव ही नहीं कर रहा तो US तो ज़ीरो हो जाएगा। तो केस यहाँ पर बन जाएगा F प्राइम इज इक्वल टू V प्लस UO बाय V into F. This is the apparent frequency when observer is moving towards the source. सेकेंड केस में ऑब्जर्वर अवे जा रहा था, अवे का मतलब है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा F प्राइम इज इक्वल टू V माइनस U नॉट, और देखें सोर्स तो मूव ही नहीं कर, तो फिर US तो है ही नहीं, और ये बन गया फार्मूला इस केस का। थर्ड में ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग, तो UO तो ज़ीरो हो गया, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो ये फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी कि F डैश इज इक्वल टू V ओवर V माइनस US into F। फोर्थ में सोर्स इज मूविंग अवे from observer but it is also moving towards positive x-axis, तो formula will be something like this, F prime is equal to, observer move नहीं कर रहा, सिर्फ V आएगा और नीचे आ जाएगा V plus US into F। ज़रा इसको देखिएगा, फर्दर नोट कीजिएगा, बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो हम कह सकते हैं F डैश is equal to V plus U naught by V plus US into F। इसमें देखें, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये आ गया V माइनस U नॉट, जबकि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर आ गया V प्लस US और साथ आ गया फ्रीक्वेंसी F। अब यहाँ पे बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू V माइनस U नॉट बाय V माइनस US इनटू F। लास्ट केस नोट कीजिएगा, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स पॉजिटिव, सोर्स टूवर्ड्स नेगेटिव, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस के V प्लस U नॉट बाय V माइनस US इनटू F। स्टूडेंट्स, ये हमने सारे केसेस सिर्फ इस एक रिलेशन से कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अगर तो हमने यहाँ पर रेशो कैलकुलेट करनी हो, रेशो ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू रियल फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ इस F को तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, सो द सेंट्रल फैक्टर विल बी द रेशो। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि इट इज V प्लस U नॉट बाय V, इधर कह सकते हैं V माइनस U नॉट बाय V। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट इज V ओवर V माइनस US, सेंट्रल पार्ट इज V ओवर
V plus US. Central part is V plus U naught by V plus US. Central part is V minus U naught और V plus US, जबकि यहाँ पे सेंट्रल पार्ट इज़ V माइनस यू नॉट और V माइनस यू एस, और यहाँ पे सेंट्रल पार्ट इज़ V प्लस यू नॉट और V माइनस यू एस. स्टूडेंट, दिस सेंट्रल पार्ट इज़ आल्सो द रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी. और अगर मुझे वेवलेंथ की बात करनी है तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपेरेंट वेवलेंथ टू रियल वेवलेंथ की रेशो की. आपको पता है ना कि फ्रीक्वेंसी तो इन्वर्ट होती थी वेवलेंथ के, तो इसी पार्ट को, इसी सेंट्रल पार्ट को जब इन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ये वाली रेशो आ जाएगी. इट आल्सो बिकम्स, ये हमारे पास कुछ ऐसे भी बन सकती है कि V ओवर V प्लस यू नॉट, दिस बिकम्स V ओवर V minus U naught, this becomes V minus US by V, this becomes V plus US by V, this becomes V plus US by V plus U naught. हम सिंपल इन्हीं रेशोज़ को देखें, इन्वर्ट करते जा रहे हैं तो हमें उसी लिहाज से हमारा आंसर मिलता जा रहा है रेशो ऑफ अपेरेंट वेवलेंथ टू रेशो ऑफ रियल वेवलेंथ का. हमने सिंपल इन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिल गया. अच्छा, अगर ये रेशो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी है ना, तो इन्वर्ट करने पर यही रेशो ऑफ रियल टू अपेरेंट वेवलेंथ भी हो सकती है. और अगर ये रेशो ऑफ अपेरेंट टू रियल वेवलेंथ है तो यही रेशो ऑफ रियल टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है. क्योंकि देखें ना, अपेरेंट टू रियल की वैल्यू क्या है ये, तो रियल टू अपेरेंट की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा कर दे तो यही नहीं मिल जाता. और अपेरेंट टू रियल लैम्डा क्या है ये, इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रियल टू अपेरेंट वेवलेंथ. हमने यहाँ पर ये सारी इसकी फॉर्म्स हमने सारी याद नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना केस सोच के उसका फार्मूला बनाना आना चाहिए. और जो सेंट्रल फैक्टर है वो एफ प्राइम बाय एफ होता है और उसका उल्ट लैम्डा प्राइम बाय लैम्डा होता है. तो देखिए, हमने सारा याद नहीं करना, हम सब इससे निकाल लेना है जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो. अगर यहाँ से देखें तो डॉपलर शिफ्ट आपकी बुक के मुताबिक सिर्फ वहाँ पर पढ़ते हैं जहाँ पे सिर्फ सोर्स मूव कर रहा होता है. सोर्स इज ओनली मूविंग इन थर्ड एंड फोर्थ केस. तो ज़रा नोट कीजिएगा कि इसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं. फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर. सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स ने वहाँ से मूव किया और अल्टीमेटली इधर आ गया. तो जब सोर्स वहाँ पे था अपनी पहली पोजीशन पे, तो जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर तक पहुँच रही थी स्टूडेंट्स, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस वेवलेंथ अप्रोचिंग ऑब्जर्वर. लेकिन स्टूडेंट्स, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ गया ना, तो अब जो वेवलेंथ पहुंच रही थी ऑब्जर्वर तक, डैट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो आपने नोट नहीं किया, क्या सोर्स के ऑब्जर्वर के पास आ जाने से वेवलेंथ पहले से कम नहीं होगी. सो व्हेन एवर सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे वेवलेंथ अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाती है. अगर तो वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगी. और कितनी कम हो रही है, देखें, ये हमारे पास थी पहले वाली वेवलेंथ, ये हमारे पास है बाद वाली वेवलेंथ. ज़्यादा कौन सी वाली है, जो पहले थी. जो चेंज आया दैट इज़ इक्वल टू ज़्यादा में से अगर कम वाले को हम माइनस कर देंगे. तो ये जो चेंज है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट.
अच्छा, अगर इसी केस में अगर मैं यूं देखूं कि ऑब्जर्वर यहाँ पर ऐसे मौजूद है एंड दिस इज द सोर्स एंड सोर्स ट्राइज टू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो इस ऑब्जर्वर से दूर जाना चाहता है और इस तरफ को मूव कर रहा है। तो जब पहले सोर्स उसके पास था तो जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही थी वो वेवलेंथ कुछ इस तरह से थी। दिस इज वेवलेंथ ऑफ द सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है, जो ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है। जैसे ही सोर्स दूर चला गया ना स्टूडेंट्स, तो यही वेवलेंथ जो अब अप्रोच करेगी ऑब्जर्वर को तो वो कुछ इस लिहाज से हो गई है। तो आप बताएं क्या दोनों सेम है? नहीं, सोर्स के अवे जाने से तो वेवलेंथ फैल नहीं गई, वो तो बढ़ गई है। हमने देखा कि जब सोर्स अवे मूव करता है तो वेवलेंथ इवेंचुअली इंक्रीज कर जाती है, तो फ्रीक्वेंसी उसी के लिहाज से डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, कितनी इंक्रीज कर जाती है? ये है पहले वाली वेवलेंथ, ये है बाद वाली वेवलेंथ। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो बाद वाली में से हमने कम वाली को माइनस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉपलर्स शिफ्ट जिसकी हम बात करते हैं। जरा नोट कीजिएगा, कोई ऐसा केस जहां पर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हों लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी डॉपलर इफेक्ट पैदा ना हो, तो जरा नोट करें। अगर तो ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मूव करें, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मूव करें कि जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वही सोर्स की स्पीड भी हो, तो स्टूडेंट्स फिर इन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होती। दिस इज द सेम थिंग व्हेन टू फ्रेंड्स वॉक साइड टू साइड। अगर दोनों दोस्त साथ साथ चल रहे हैं तो एक दूसरे के लिहाज से उनकी रिलेटिव स्पीड जीरो होगी। तो फिर इस केस में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन लाजमी थी। अगर रिलेटिव मोशन नहीं ना है तो फिर इसी केस में कोई भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। एक और केस भी तो पॉसिबल है, वो कैसे कि अगर तो ऑब्जर्वर सेंटर में मौजूद हो और जो सोर्स है, सोर्स उसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दे स्टूडेंट्स, तो फिर इस हर केस में इक्वल वेवलेंथ अप्रोच करती है इस ऑब्जर्वर को। इस केस में भी कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी अकर नहीं होता, कोई डॉपलर्स इफेक्ट एग्जिबिट नहीं होता इन दो केसेस में। अब हम इनके साथ ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसकी एप्लीकेशन का प्रॉपर तौर पर कॉन्सेप्ट वाज़िया हो सके। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट के क्वेश्चंस जो पास पेपर्स में आ चुके हैं और जिस तरह के सवाल जनरली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ अ स्टार shows red shift, if a distant star shows red shift, then frequency is increasing, decreasing, remains same, delta none of these। तो स्टूडेंट्स, एक बड़ी कॉमन सी बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी चाहे ऑब्जर्वर पास आए या चाहे सोर्स पास आए, जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में कोई भी
एक दूसरे की तरफ आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज कर जाएगी, और जब भी ऑब्जर्वर या सोर्स दूर जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज कर जाएगी। फ्रीक्वेंसी की कमी को शो करने के लिए रेड शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो विजिबल रीजन में तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी अगर तो ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेड शिफ्ट का। और ये हम नहीं, हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी स्टार्स अर्थ से दूर जाते हैं ना, तो दूर जाते हुए वो जो वेवलेंथ निकालते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वो रेड के रीजन में लाई कर रही होती है, और जब स्टार्स करीब आ रहे होते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाती है अल्टीमेटली, तो कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और रेड से बढ़ के हम ब्लू के रीजन में चले जाते हैं। सो रेड शिफ्ट ये शो करती है कि अ डिस्टेंट स्टार इज रिसीडिंग, वो हमसे दूर जा रहा है, और दूर जाने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी अब डिक्रीज कर रही है। सो आंसर इज बीटा। अगर यहीं से मैं देखूं तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का 2022 में MD-CAT में पूछा गया, एंड दैट क्वेश्चन आज ये इस तरह का भी क्वेश्चन 2022 में और इससे पहले भी किसी साल में पूछा जा चुका है। और एक ऐसा ही सवाल कैलकुलेशन वे में पूछा गया कि इफ अ डिस्टेंट स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ, अगर तो स्टार अर्थ से दूर जा रहा है, और दूर कैसे जा रहा है, विथ स्पीड ऑफ 1.4 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ वो दूर जा रहा है। जो वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4.57 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी लाइट हम तक पहुंच रही है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो बताइए कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट विल बी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अल्फा ऑप्शन इज 4.57 10⁻14 हर्ट्ज, बीटा ऑप्शन इज 4.91 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज, चार्ली ऑप्शन इज 5.38 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 4.23 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, एक वे तो बहुत सिंपल ये था कि हमने देखा कि सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, जो उसकी लाइट की रियल फ्रीक्वेंसी है बता दी गई है, अपेरेंट हमने निकालनी है। हम फार्मूला यूज़ करते F डैश इज़ इक्वल टू V ओवर V, और क्योंकि वो हमसे दूर जा रहा है सो दिस इज़ V प्लस US इंटू F। और नोट करें, आपको V, US और F गिवन है, पुट करते और सॉल्व कर लेते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारी बेवकूफ़ी होती। वो कैसे? हमने क्या भी सीखा कि जब भी सोर्स या ऑब्जर्वर कोई भी एक जब भी दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी रियल से कम हो जाती है। अच्छा नोट करें, फ्रीक्वेंसी इज़ 4.57। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4.57 से कम है? ना अल्फ़ा, ना बीटा, ना चार्ली, सिर्फ एक ऑप्शन है। हम बगैर सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते थे।
कि फ्रीक्वेंसी को रिसीड करने पर, दूर जाने पर कम होना चाहिए और सिर्फ एक ही तो ऑप्शन कम है, तो फिर हम सॉल्व क्यों करें? जो कम है वही हमारी ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन जरा देखिएगा कि इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स a source, a stationary source with speed of 1/5 of speed of sound. An observer is moving towards stationary source with speed of 1/5 of speed of sound. Then the ratio of apparent टू रियल फ्रीक्वेंसी इज, साथ ही हमें ऑप्शंस दे दिए गए 4/5, बीटा इज 5/6, चार्ली इज 5/4 एंड डेल्टा इज 6/5। तो ज़रा नोट कीजिएगा, हो क्या रहा है? ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स. So this relation somehow becomes f dash by f is equal to v plus u naught by v. अगर कंफर्म करना है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं v plus u naught by v, जबकि जो v है वो v ही रहेगा, u naught था वो v by 5 हो गया by v. हम एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 5v प्लस v, नीचे आ गया 5, वो चला जाएगा नीचे तो 5v बन जाएगा. दिस बिकम्स 6v बाय 5v. स्टूडेंट्स v के साथ कैंसल हो गया एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6/5 विच इज ओवर डेल्टा ऑप्शन. स्टूडेंट्स अगर फर्दर देखिए तो क्वेश्चन इस तरह से भी हमसे पूछा जा सकता है कि इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, जबकि जो इसकी स्पीड है विथ स्पीड ऑफ 3 times ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो बताइए कि व्हाट विल बी इट्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर यहाँ से हम देखें तो हमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से गिवन है कि अल्फ़ा ऑप्शन इज़ f/3, बीटा ऑप्शन इज़ f/2, चार्ली ऑप्शन इज़ f/4 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल. अब जरा नोट कीजिए इसका आंसर क्या बन सकता है. हमने फौरी यूं देखा कि इस ऑब्जर्वर तो दूर जा रहा है, हमने कहा केस बनता है हमारे पास ये सेकंड, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, फार्मूला आ जाएगा ये v माइनस यू नॉट बाई v. हम फौरी पुट करेंगे हमारा आंसर. तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा. याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है, डॉपलर इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल जब ऑब्जर्वर या सोर्स दोनों की स्पीड ऑफ साउंड से कम हो. ऑब्जर्वर की स्पीड भी स्पीड ऑफ साउंड से कम होनी चाहिए और सोर्स की स्पीड भी स्पीड ऑफ साउंड से कम होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड हो जाने पर वहाँ पर सॉनिक बूम्स क्रिएट होते हैं, शॉक वेव्स पैदा हो जाती हैं, डॉपलर इफेक्ट फेल हो जाता है. तो जैसे उसने कहा ना कि ऑब्जर्वर इज मूविंग विद 3 times ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो हमने फौरी सॉल्व नहीं करना. हमें पता है कि अगर तो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो गई है ना, तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. और इसके बाद मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन डॉपलर का डिस्कस करूंगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट इज कि इफ a train moves towards a
platform where an observer is standing, and then it moves away from the platform. If speed of train is 34 meter per second, which is basically speed of source, और observer तो move ही नहीं कर रहा, then what will be ratio of frequencies when train was approaching the observer to train was moving away from the observer. जब वो आ रहा था तब की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और जब वो दूर जा रहा था तब की फ्रीक्वेंसी की रेशो लेके बताएं कि वो क्या बनती है. हमें यहाँ पे आंसर दे दिया जाता है 11/10, बीटा इज 11/9, चार्ली इज 12/10 एंड डेल्टा इज 9/15. तो चलिए ज़रा अब हम नोट करते हैं, और साथ ही हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी गिवन है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है डैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हॉर्न करती हुई आ रही थी. अब ज़रा नोट कीजिएगा, व्हेन ट्रेन वाज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, जब उसको अप्रोच कर रहा होगा तो फिर दिस इज़ द केस when source is moving towards the observer, और जब source उसके तरफ फिर फॉर्मूला बनता है V/V minus US into F. In the second case when the train is moving away, तो फिर फार्मूला आता है when source is moving away from the observer, तो वो आ जाता है V plus US/F. स्टूडेंट्स इसी की तो रेशो लेनी थी ना हमने, तो इन्हीं को डिवाइड कर दिया जाए. V से कट गया, F से कट गया, हमारे पास यहाँ भला क्या फॉर्म आ जाएगी, F'/F', ये ऊपर आ गया V plus US over V minus US. V is 340 plus 34, 340 minus 34. क्या यहाँ से 34 कॉमन नहीं निकलता? अगर मैं 34 कॉमन निकाल लूँ स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसा केस बन जाता है. मैं फर्दर यहाँ पे लिख रहा हूँ. 34 कॉमन आ गया, इधर आ गया 10 + 1, इधर भी 34 कॉमन आ गया और 10 - 1. 34 से कैंसल हो जाएगा. 10 + 1 is 11, 10 - 1 is 9, so beta is over. करेक्ट आंसर. तो हमने डॉपलर्स के जो जनरल MCQs आते हैं उन सब को डिस्कस कर लिया, और आपकी बुक में इसके बाद एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स, उसको लाजमन आपने रीड कर लेना है. वहाँ पर सोनार की बात की जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, उसको लाजमी पढ़िएगा. वो डेप्थ ऑफ सी के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंडरग्राउंड चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए. रडार में रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी डॉपलर्स के इफेक्ट पे काम करता है. स्पीड ट्रैप में जब आपने किसी व्हीकल की स्पीड देखनी होती है, कहीं वो ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा, डॉपलर्स यूज़ होता है. बैट्स जब नेविगेट करते हैं, जब अपना फूड ढूंढते हैं, तो वो इको लोकेशन से ढूंढते हैं, वो भी डॉपलर्स पे ही काम करता है. और जैसे हमने पहले पढ़ा कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट भी डॉपलर्स पे ही काम करते हैं.